वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है पंकज गौतम और स्वागत है आप सभी का डिफेंस चाणक्य एकेडमी में। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि यहाँ RIMC का जो स्कॉलरशिप टेस्ट है वो आपका 21 दिसंबर 2025 को होने वाला है, जो कि आपका जून 2026 बैच के लिए होगा। ठीक है, और यहाँ आप जितने सारे फोटोज देख पा रहे हैं, इन फोटो से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो डिफेंस चाणक्य एकेडमी है उसका पिछले कुछ सालों में जो रिजल्ट रहा है RIMC में खास तौर पे, वो कितना बेहतरीन रहा है। उसी के लिए अगर आप में से कोई भी RIMC की तैयारी फ्री में करना चाहता है या बहुत ही कम नॉमिनल फी पे करना चाहता है, तो उसके लिए वो 21 दिसंबर 2025 को हमारे कैंपस पे आकर के जो स्कॉलरशिप टेस्ट है उसको दे सकता है और अपनी प्रतिभा के अनुसार जो उसको स्कॉलरशिप मिलेगी उसी स्कॉलरशिप में वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकता है। तो ये उन बच्चों के लिए है विशेष तौर पे जो बच्चे उतने सक्षम ना हो जितना उनके अंदर टैलेंट है, जितनी उनके अंदर प्रतिभा है। तो हम चाहते हैं कि वो सारे बच्चे जिनके अंदर टैलेंट है, जो अपने टैलेंट को यूज करना चाहते हैं, जो RIMC में पढ़ना चाहते हैं, वो सभी बच्चे 21 दिसंबर 2025 को आएं और स्कॉलरशिप टेस्ट को दें और एकेडमी का फायदा उठाएं और अपने टैलेंट का फायदा उठाएं। उसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पे जाकर के सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि नंबर आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, 9999783648। यहाँ पे जाकर के आप रजिस्टर कर सकते हो या फिर आप इंक्वायरी कर सकते हो, पूछ सकते हो आप कि हमें जो है स्कॉलरशिप टेस्ट का जो फॉर्म है वो कैसे फिल करना है। तो उसके लिए आप दिए हुए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इस पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अभी से ही आप रजिस्ट्रेशन इसका कंटिन्यू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा RIMC के अलावा जो बाकी के हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट हैं अदर क्लासेस के लिए, वो भी होने वाले हैं। जैसे अगर हम बात करें, IMS की बात अभी आपसे बाद में करूंगा, अभी हम बात करें अगर NDA की, तो NDA के लिए क्लास 9th के लिए और क्लास 11th के लिए भी आपका जो स्कॉलरशिप टेस्ट है वो आपका 21 दिसंबर 2025 को ही होगा, यानी संडे वाले दिन होगा। तो उसके लिए भी आप रजिस्ट्रेशन अभी से कर सकते हैं और उस दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप 9th में आने वाले हैं और आप NDA की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से अपनी उस तैयारी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अभी से आप अपनी तैयारी को चालू कर सकते हैं। तो ये बात हुई NDA की। और अगर हम बात करें मिलिट्री स्कूल या सैनिक स्कूल की, तो उसके लिए जो क्लास 6 और 9th का जो स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है वो आपका होगा 1 फरवरी 2026 को, यानी कि जो 18 जनवरी 2026 में सैनिक स्कूल का एग्जाम है उसके बाद में आपका 1 फरवरी 2026 को स्कॉलरशिप टेस्ट होगा 9th और 6th क्लास के लिए RMS और सैनिक का, यानी 2026 के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये सभी स्कॉलरशिप टेस्ट आपके लिए बिल्कुल एक्सक्लूसिव हैं। अभी से ही आपके लिए इनकी जो डेट है वो डिसाइड की जा चुकी है, तो आप अभी ही इनका सभी का रजिस्ट्रेशन करें और स्कॉलरशिप टेस्ट का फायदा उठाएं। तो इस जानकारी के बाद हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो सीरीज चल रही है 9th क्लास के न्यू सिलेबस की जो सीरीज चल रही है, तो उसमें हम टॉपिक नंबर अपने 7 पर आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं। तो क्या है हमारा टॉपिक 7, तो उस पर चलते हैं अब। तो जो हमारा टॉपिक नंबर 7 है, तो मैंने आपको एक क्लास में बताया था पहले कि स्टार्टिंग के जो 6 टॉपिक हैं वो ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं और जो उसके बाद के जो 5 टॉपिक हैं वो पॉलिटी से रिलेटेड हैं। यानी अब जो हम टॉपिक्स करने वाले हैं टॉपिक नंबर 7 से, वो आपके पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक होने वाले हैं। तो यहां से हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी को। ठीक है, तो 5 टॉपिक होने वाले हैं जो कि आपके पॉलिटी से रिलेटेड होंगे, जिसमें से पहला आज हम करने वाले हैं टॉपिक नंबर 7, जिसका नाम है फ्रॉम द रूलर्स टू द रूल्ड, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स, कि हम कैसे रूलर से रूल बने और कितने तरह की गवर्नमेंट जो है वो होती है। तो इस चैप्टर में हम गवर्नमेंट्स के बारे में समझेंगे कि गवर्नमेंट के टाइप्स क्या होते हैं, अलग अलग तरीके की कैसी कैसी गवर्नमेंट्स, कैसी कैसी सरकारें होती हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा जो है पिछले पुराने वाले सिलेबस में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये चैप्टर जो है स्पेशली गवर्नमेंट्स के टाइप्स के ऊपर ही डिजाइन किया गया है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या चीजें हैं। सबसे पहले एक कौटिल्य की एक लाइन है। कौटिल्य कौन थे, तो आप सभी को पता होगा
कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो टीचर थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प करी थी धनानंद को हरा करके मौर्य डायनेस्टी को स्टैब्लिश करने में, बहुत बड़े भारत के राजनीतिज्ञ, बहुत बड़े भारत के इतिहासकार, बहुत बड़े भारत के आप उनको अर्थशास्त्री भी कह सकते हैं, क्योंकि उनकी जो किताब थी अर्थशास्त्र, उसका नाम अर्थशास्त्र था, लेकिन वो हर एक टॉपिक को कवर करती थी। तो कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य भी कहते हैं, ठीक है, तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र में एक बात लिखी है कि एक रूलर की 3 ड्यूटीज होती हैं। अ रूलर हैज 3 ड्यूटीज इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। एक देश के एडमिनिस्ट्रेशन में किसी भी रूलर की 3 ड्यूटीज होती हैं, 3 मेन काम होते हैं। क्या क्या? पहली चीज होती है रक्षा, कि उसको क्या करनी है? रक्षा करनी है, यानी कि प्रोटेक्शन करनी है किसकी? स्टेट की, फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन। यानी बाहर से अगर कोई एग्रेशन कर रहा है, बाहर से अगर कोई धमकी दे रहा है या अटैक करने के लिए उकसा रहा है, तो उसके खिलाफ आपको अपने राज्य की क्या करनी है? सुरक्षा करनी है, रक्षा करनी है। दूसरी चीज है पालन, कि आपको पालन करना है, यानी कि जो आपने कानून बनाए हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर है, उसको मेंटेन करके रखना है। तो मेंटेनेंस ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर विद इन द स्टेट। और तीसरी चीज होती है योगाक्षेम। योगाक्षेम क्या है? तो सेफ गार्डिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी लोगों के वेलफेयर का उनको सेफ गार्ड करना, उनकी सुरक्षा करना, यानी कि लोगों का कल्याण हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके ऊपर निगरानी रखना। तो ये 3 काम होते हैं किसी भी रूलर के, कौटिल्य के हिसाब से। क्या क्या? तो पहला काम होता है रक्षा, दूसरा काम होता है पालन, और तीसरा काम होता है योगाक्षेम। अब इनका क्या मतलब होता है, ये भी आपको याद रखना है। एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि योगाक्षेम का मतलब क्या होता है। तो योगाक्षेम का मतलब होता है लोगों के कल्याण को सेफगार्ड करना, या लोगों के कल्याण के ऊपर एक नजर रखना कि वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं डेमोक्रेसी की। तो व्हाट इज डेमोक्रेसी? जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो मैं आपको एक बार पहले लेमन लैंग्वेज में समझा देता हूं कि डेमोक्रेसी होती क्या है। हिंदी में इसको हम कहते हैं लोकतंत्र। डेमोक्रेसी को हिंदी में लोकतंत्र कहा जाता है। ठीक है, होता क्या है लोकतंत्र? लोकतंत्र का मतलब होता है लोकतंत्र, लोक मतलब लोग और तंत्र मतलब सिस्टम, यानी एक ऐसा सिस्टम जो लोगों से बना है, या ऐसा सिस्टम जिसको लोग चलाते हैं, तो उसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। तो डेमोक्रेसी मतलब होता है जहां लोगों का शासन हो, या जिस एडमिनिस्ट्रेशन को लोगों के द्वारा चलाया जाता हो, उसको डेमोक्रेसी कहा जाता है। ठीक, क्या लिखा है इसको पढ़ते हैं एक बार, कि डेमोक्रेसी इज बेस्ट अंडरस्टूड एज रूल ऑफ द पीपल। कि डेमोक्रेसी को आप सबसे आसान तरीके से समझ सकते हो, रूल ऑफ द पीपल, लोगों का शासन। This means that the source of power and authority in a democracy are the people of the country. इसका मतलब होता है कि डेमोक्रेसी में जो पावर और अथॉरिटी होती है, डेमोक्रेसी में जो पावर और अथॉरिटी होती है, वो किसके हाथों में होती है? वो लोगों के हाथों में होती है। डेमोक्रेसी में जो पावर है, जो अथॉरिटी है, जो सत्ता है, वो किसके पास होती है? वो लोगों के पास होती है। यानी लोगों के हिसाब से ही डेमोक्रेसी चलती है। लोग अगर चाहें कि भाई हमें ये डिसीजन लेना है, तो वही डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, अभी हम बात करेंगे डेमोक्रेसी के टाइप्स के बारे में। डेमोक्रेसी कितने तरह की होती है, वो अभी हम उस पर बाद में जाएंगे। एक वर्ड होता है रिप्रेजेंटेटिव। डेमोक्रेसी में आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा, रिप्रेजेंटेटिव। ये क्या होता है रिप्रेजेंटेटिव? रिप्रेजेंटेटिव, इसको हिंदी में कहा जाता है प्रतिनिधि। रिप्रेजेंटेटिव को हिंदी में हम कहते हैं प्रतिनिधि। इसका मतलब है कि आप अपने लिए, अपने फैसले के लिए अगर आप किसी और को चुनते हो, जैसे मान लीजिए एक ग्रुप है, 40 बच्चों का एक ग्रुप है, और मुझे उस ग्रुप के साथ कुछ डिस्कस करना है, लेकिन अगर मैं 40 के साथ डिस्कस करने बैठ जाऊं, तो हो सकता है किसी एक निष्कर्ष पर, किसी एक कंक्लूजन पर आना पॉसिबल ना हो। तो इसलिए मैं उनसे ये कहूंगा, उन 40 बच्चों में से, कि भाई आप जो 40 बच्चे हैं, आप आपस में ही ऐसा डिसाइड कर लीजिए कि आप अपने में से ही कोई भी एक को मेरे पास भेज दीजिए, जिससे मैं बात करूं और हम दोनों मिलकर के एक डिसीजन पे सहमत हो जाएं। तो 40 बच्चे जो अपना लीडर चुन करके भेजेंगे मेरे पास कि आप जाओ और सर से जाके बात करो, तो वो जो बच्चा होगा वो उन 40 बच्चों का रिप्रेजेंटेटिव होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर हमारी जो क्रिकेट टीम है वर्ल्ड कप खेलने जाती है क्रिकेट का, या अभी जो हम महिला वर्ल्ड कप जीते हैं क्रिकेट का, तो वो जो महिला क्रिकेट की जो टीम है,
वो टीम में जितने खिलाड़ी हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो किसकी तरफ से खेल रहे हैं, तो पूरे देश की तरफ से खेलते हैं, वो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव मतलब होता है किसी के बिहाफ पे आप अगर जाकर के अगर कोई काम करते हो या फैसला लेते हो तो आप उस पूरे एरिया के या उस पूरे एंटिटी के क्या बन जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं। क्या लिखा है कि अ पर्सन हु इज चूजन टू एक्ट और मेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल, कि अगर एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के बिहाफ पे या किसी ग्रुप ऑफ पीपल के बिहाफ पे डिसीजन लेने के लिए या कोई काम करने के लिए चुना जाता है तो उसको रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। जैसे आपके यहाँ पे जब इलेक्शन होते हैं, अगर गांव में इलेक्शन होते हैं तो आप अपना प्रधान चुनते हैं, शहर में इलेक्शन होते हैं तो आप अपना मेयर चुनते हैं, ठीक है, या आप अपने वार्ड का पार्षद चुनते हैं। उससे थोड़ा बड़ा इलेक्शन है तो आप अपना विधायक चुनते हैं, उससे थोड़ा और बड़ा इलेक्शन है तो आप अपना सांसद चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं। तो ये सभी क्या हैं आपके, ये सभी आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो आपको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं की डिफरेंसेस बिटवीन गवर्नमेंट्स, यानी गवर्नमेंट्स के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो क्या क्या होते हैं। तो क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं गवर्नमेंट्स के बीच में। तो सबसे पहले हु गेट्स टू डिसाइड दैट दिस इज द गवर्नमेंट, सबसे पहले डिसाइड कौन करता है कि ये गवर्नमेंट है, ये डिसाइड करने की पावर किसके पास होती है। तो इन ए डेमोक्रेसी लाइक इंडिया, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी में इट इज द पीपल ऑफ द कंट्री हु डिसाइड एंड आर द सोर्स ऑफ अथॉरिटी, while in a theocracy the source of authority is religious beliefs and the lead head of the religious institution। क्या मतलब है, इतनी लंबी लाइन का क्या मतलब है, इसको हम दो पार्ट में पढ़े, दो पार्ट में करके पढ़ेंगे। पहला पार्ट होगा यहां तक, उसके बाद दूसरा पार्ट आगे है। तो पहले पार्ट में क्या कर रहा है कि इन ए डेमोक्रेसी लाइक इंडिया, यानी भारत जैसे लोकतंत्र में, भारत क्योंकि क्या है, एक डेमोक्रेसी है, यहाँ पे लोगों का शासन है, ठीक है, लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। तो इन ए डेमोक्रेसी लाइक इंडिया इट इज द पीपल ऑफ द कंट्री, डेमोक्रेसी में लोगों, जो लोग होते हैं देश के, हु डिसाइड एंड आर द सोर्स ऑफ अथॉरिटी, वो डिसाइड करते हैं कि गवर्नमेंट किसकी बनेगी। भाई हमारे देश में किसकी सरकार बनेगी, ये कौन डिसाइड करता है, ये लोग डिसाइड करते हैं। लोग जिसको ज्यादा वोट देंगे उसकी सरकार बनेगी, जिसकी मेजोरिटी आएगी उसकी सरकार बनेगी। तो ये डिसाइड कौन करता है किसकी मेजोरिटी आएगी, तो ये लोग डिसाइड करते हैं। पावर किसके हाथ में होती है, लोगों के हाथ में होती है। वाइल इन ए थियोक्रेसी, जबकि थियोक्रेसी में क्या होता है, तो थियोक्रेसी वो होती है जहां पे रिलीजन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, यानी जहां पे रिलीजन के हिसाब से देश को चलाया जाता है उसको हम थियोक्रेसी कहते हैं। जैसे हम अफगानिस्तान को कह सकते हैं कि वो एक थियोक्रेसी है, ठीक है, जहां पे रिलीजियस लॉज के हिसाब से उस देश को चलाया जाता है। जैसे वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी में जो पोप है, जो चर्च है, उसके हिसाब से सारी चीजें होती हैं, तो वो भी एक तरीके से थियोक्रेसी है। तो थियोक्रेसी होती है जहां पे रिलीजन के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया जाता है। तो डेमोक्रेसी में तो कौन डिसाइड करता है, लोग डिसाइड करते हैं। वहीं थियोक्रेसी में कौन डिसाइड करता है, तो थियोक्रेसी में जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है वो होती है रिलीजियस बिलीफ्स, यानी रिलीजन में जो बिलीफ है वो आपकी अथॉरिटी होती है, उसके पास पावर होती है। और एंड द हेड ऑफ द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, और जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का जो हेड है उसके हाथ में पावर होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वेटिकन सिटी में जो पोप है, यानी जो चर्च का हेड है पोप, उसके पास पावर होती है, उसके पास अथॉरिटी होती है, ठीक है। यूएई में आप कह सकते हो थियोक्रेसी है, लेकिन यूएई में गवर्नमेंट है, एक तरह की डेमोक्रेसी भी काम करती है, लेकिन वहां पे पावर जो है डिवाइडेड है। मतलब ऐसा नहीं कि आप टोटली जो पावर है वो थियोक्रेसी के पास है। जैसे ईरान है, ईरान में भी थियोक्रेसी है, लेकिन वहां भी सरकार होती है, तो वहां भी पावर थोड़ी बहुत डिवाइडेड है। मैं अभी हम प्योर की बात कर रहे हैं कि जो प्योर मतलब पूरी तरीके से 100% तरीके से थियोक्रेसी है। पाकिस्तान में हम कह सकते हैं थियोक्रेसी है, बट फिर भी नाम के लिए ही वहां पे इलेक्शन होते हैं। ये सबको पता है कि नाम के लिए होते हैं, बट होते हैं नाम के लिए, तो ऑफिशियली हम उसको थियोक्रेसी नहीं कह सकते। हालांकि हम सभी को पता है कि बाय डिफॉल्ट वो थियोक्रेसी है, या आप उसको बाय डिफॉल्ट कुछ भी कह सकते हो, डिक्टेटरशिप भी कह सकते हो आप पाकिस्तान को। तो क्योंकि पाकिस्तान में जो जनरल होता है आर्मी का, उसी के हिसाब से पूरा देश चलाया जाता है, वहां प्रधानमंत्री कोई वैल्यू नहीं होती। अगर आसिम मुनीर कोई बात कहता है तो आसिम मुनीर की जो बात है उसको ऊपर रखा जाएगा, शहबाज शरीफ की बात को नीचे रखा जाएगा, जबकि शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री है। तो आप पाकिस्तान को तो कई नाम दे सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो पाकिस्तान को। तो आप उसको थियोक्रेसी बोल दो, आप उसको डिक्टेटरशिप बोल दो, आप उसको फेल्ड स्टेट बोल दो, आप कुछ बोल दो, सब उस पर लागू होते हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी छोड़ के।
आगे बात करते हैं हाउ इज द गवर्नमेंट फॉर्म्ड, गवर्नमेंट बनती कैसे है। ठीक है, तो इन ए डेमोक्रेसी अ गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड यूजुअली थ्रू सम काइंड ऑफ इलेक्शन। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी में जो सरकार बनती है वो किसी ना किसी तरीके के इलेक्शन से बनती है, यानी बिना इलेक्शन के डेमोक्रेसी में सरकार नहीं बन सकती। सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी डेमोक्रेसी में क्या होता है, एक इलेक्शन होता है, किसी ना किसी तरह का इलेक्शन जरूर होता है। वाइल इन किंगडम्स, वही किंगडम्स में, किंगडम्स क्या होते हैं, जहां पर राजा का शासन होता है, यानी जहां पर राजा का शासन होता है किंगडम्स में, समवन फ्रॉम विद इन द फैमिली कंटिन्यूज टू रूल, फैमिली में से ही कोई जो है वो शासन को कंटिन्यू करता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन को कंटिन्यू करता है। यानी जो पहले राजा था उसके बाद उसका बेटा राजा बन जाएगा, फिर उसका बेटा राजा बन जाएगा। तो किंगडम्स में ये होता है, मोनार्कीज में ये होता है। डेमोक्रेसी में किसी ना किसी तरीके का इलेक्शन होता है, वहीं किंगडम्स में फैमिली में से ही कोई ना कोई आकर के रूल को कंटिन्यू करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड व्हाट दे डू। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये वाली जो हेडिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट के कितने पार्ट्स होते हैं और उनका काम क्या होता है। गवर्नमेंट के कितने पार्ट होते हैं और उनका काम क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। द 3 फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट रेफर्ड टू अर्लियर। गवर्नमेंट के जो 3 फंक्शन होते हैं वो क्या क्या होते हैं, एक होता है लेजिस्लेटिव, एक होता है एग्जीक्यूटिव और तीसरा होता है जुडिशरी। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, एंड जुडिशरी। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे इन तीनों का काम भी क्या है उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लेजिस्लेटिव का काम होता है कानून बनाने का, एग्जीक्यूटिव का काम होता है कानून को इंप्लीमेंट करने का, और जुडिशरी का काम होता है कि वो कानून सही तरीके से लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको चेक करने का। ठीक है, संविधान की रक्षा करने का, लोगों के लिए न्याय करने का, जस्टिस करने का, ये काम होता है जुडिशरी का। तो 3 गवर्नमेंट के फंक्शन होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। कैन बी परफॉर्म बाय टोटली इंडिपेंडेंट बॉडीज और बाय द सेम बॉडी। अब हो सकता है कि तीनों जो है अलग अलग लोग काम करते हो तीनों में, या हो सकता है कि कोई एक ही इंसान जो है वो तीनों का काम करता हो। जैसे जहां राजा होते हैं, मोनार्कीज में जहां राजा होते हैं, वो राजा तीनों का काम करता है। राजा कानून बनाता भी है, राजा जो है कानून इंप्लीमेंट भी करा देगा, राजा जो है कानून की रक्षा भी करेगा, यानी वो जुडिशरी भी है। वहीं कुछ देशों में क्या होता है कि तीनों काम अलग अलग लोग करते हैं, जैसे इंडिया में। ठीक है, कि लेजिस्लेटिव अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, जुडिशरी अलग है। हालांकि हमारी एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेटिव से ही बनती है। ठीक है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में जाकर के। अगली हेडिंग है व्हाट इज द गवर्नमेंट वर्किंग फॉर। गवर्नमेंट काम किसके लिए करती है। तो गवर्नमेंट किसकी है, तो गवर्नमेंट हमारी है, लोगों की है। तो काम भी किसके लिए करेगी, तो लोगों के लिए करेगी। सिंपल सी बात है, अगर लोगों ने सरकार को चुना है तो सरकार काम किसके लिए करेगी, लोगों के लिए करेगी। पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डिजाइन टू वर्क टुवर्ड्स इक्वालिटी एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। कि भारत की सरकार को इस तरीके से बनाया जाता है कि वो इक्वालिटी के लिए काम करे, कि सब लोगों में इक्वालिटी हो, समानता हो। प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करेगी, सब लोग समृद्ध हों, लोगों को गरीबी से निकाला जाए। While some other governments may be designed only for the prosperity of some families or groups. वहीं कुछ देशों की सरकार ऐसी होती है जो केवल कुछ फैमिलीज को सपोर्ट करती है, या केवल कुछ फैमिलीज के लिए काम करती है, या ग्रुप ऑफ पीपल के लिए काम करती है बस। यानी सभी लोगों की जगह केवल कुछ ग्रुप्स की या केवल फैमिलीज की ही सर्विस करती है। कुछ देशों में सरकारें ऐसी होती हैं। भारत की सरकार ऐसी है जो इक्वालिटी के लिए काम करती है और प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करती है, सभी के लिए। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। हाँ जी, अब आते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। अगर हम पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की बात करें तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में या डेमोक्रेसी में फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं, यानी इंपॉर्टेंट जो पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डेमोक्रेसी के, वो क्या क्या हैं। तो एक एक करके सभी को देखते हैं। सबसे पहले इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब होता है कि सभी लोग एक समान हैं, समानता, लोगों में समानता होगी, सारे लोग एक समान होंगे। कैसे होंगे एक समान डेमोक्रेसी में? डेमोक्रेसी में लोगों के पास एक राइट होता है, राइट टू वोट, यानी हर एक व्यक्ति के पास वोट देने का अधिकार है।
और सभी के वोट की जो कीमत है वो बराबर है। हर एक के वोट की कीमत एक है, यानी सबके वोट की वैल्यू बराबर है, यानी कि सारे लोग बराबर हैं, यानी इक्वालिटी। तो इक्वालिटी होगी डेमोक्रेसी में। दूसरी चीज फ्रीडम, आजादी होगी। बहुत अलग अलग तरीके की आपको आजादी दी जाती है। अगर आप भारत का संविधान देखें तो फंडामेंटल राइट्स में जब आप जाएंगे तो पार्ट 3 में आपको जो फंडामेंटल राइट है पार्ट 3 में, उसमें आपको राइट टू फ्रीडम दी गई है। खासतौर से आर्टिकल 19, उसमें आपको 6 तरीके की फ्रीडम दी जाती है। तो फ्रीडम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है डेमोक्रेसी का। तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन, कि डेमोक्रेसी में आपके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो काम करते हैं। जैसे कि हमारे देश में हम जिन लोगों को चुनते हैं, हम जिन लोगों को वोट देते हैं, वो हमारे ऊपर शासन करते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन होता है कहां पे? डेमोक्रेसी में। एक मिनट बस। आ जाइए। तो तीसरी चीज क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन, कि डेमोक्रेसी में क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन होता है। चौथी चीज इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह है कि हर एक व्यक्ति को जो अडल्ट है उसके पास वोट देने का अधिकार है। यानी फ्रेंचाइज जो वर्ड है इसका मतलब है राइट टू वोट। हर एक इंसान के पास राइट टू वोट है, लेकिन वो इंसान कैसा होना चाहिए? वो इंसान अडल्ट होना चाहिए, यानी 18 साल से बड़ा होना चाहिए। तो 18 साल से ऊपर के किसी भी इंसान को डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए? राइट टू वोट होता है। उसी को हम कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। और यूनिवर्सल है इसका मतलब सभी के लिए है, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, सभी के लिए। ठीक है। इंडिया प्रोवाइडेड यूएएफ, यूएएफ मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो इंडिया ने यूएएफ प्रोवाइड किया था जैसे ही हम आजाद हुए, और जैसे ही हमारे देश का जो संविधान है वो लागू हुआ, तभी हमने सभी के लिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लागू कर दिया था 1950 में ही। वहीं ऑन द अदर हैंड इन स्विट्जरलैंड वुमेन गॉट द राइट टू वोट ओनली इन 1971। वहीं स्विट्जरलैंड में जो महिलाएं हैं उनको राइट टू वोट कब मिला? जाकर के उनको राइट टू वोट मिला 1971 में, जबकि वो यूरोपियन कंट्री है, यानी हमसे बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है। उसके बाद भी वहां पे महिलाओं के पास वोट देने का अधिकार नहीं था, केवल पुरुष जो थे वो ही वोट करते थे। तो इक्वालिटी नहीं थी। अभी ठीक है बेटा। चलिए अभी ठीक है। चलिए देखें। हाँ, तो मैं बात कर रहा था डायरेक्ट डेमोक्रेसी की। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो होती है, वहां पे मान लीजिए मैंने एग्जांपल आपको दिया है कि एक जगह है, एक शहर है, वहां पे 400 लोग रहते हैं, और वो 400 लोग उस जगह के लिए, उस शहर के लिए जो भी फैसला है वो 400 लोग खुद ही लेते हैं।
अपने आप, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, कुछ नहीं है, वो सारे फैसले, सारे डिसीजन अपने आप लेते हैं। तो ये जो डेमोक्रेसी है, ये कैसी डेमोक्रेसी है? ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। अगर वो 400 लोग अपने सारे फैसले अपने आप लेते हैं तो वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहलाती है, यानी उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, सारे फैसले खुद के हैं, तो वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी वेयर ऑल द सिटीजंस ऑफ ए कंट्री आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द रूल्स, रेगुलेशंस एंड फंक्शंस। ये डेमोक्रेसी का एक ऐसा फॉर्म है जिसमें सारे सिटीजंस डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं सारे रूल्स के लिए, रेगुलेशंस के लिए और सारे फंक्शंस के लिए। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? सारे सिटीजंस डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी वो खुद ही सारे फैसले लेते हैं। दे पार्टिसिपेट इन ऑल द डिसीजंस डायरेक्टली, वो सारे फैसलों में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। और इसका एग्जांपल है स्विट्जरलैंड, इसका एग्जांपल है स्विट्जरलैंड। लेकिन ये ऐसी जगह पर ही एप्लीकेबल हो सकता है, ये ऐसी डेमोक्रेसी उन जगह पर ही हो सकती है जहां की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ना हो। जैसे हमारे देश की पॉपुलेशन तो 140 करोड़ के आसपास है, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन में, इतने बड़े देश में आप डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं चला सकते। ऐसी जगह पर आपको रिप्रेजेंटेटिव वाली डेमोक्रेसी ही चलेगी। तो अगला जो टाइप है डेमोक्रेसी का, वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है, ये आप समझ गए होंगे कि हम इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया में कैसी डेमोक्रेसी है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वो होती है जहां पे आप सारे फैसले डायरेक्ट अपने आप नहीं लेते हो। आप क्या करते हो? आप अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हो कि भाई ये इंसान है, ये मेरा फैसला लेगा, ठीक है, ये हमारे ऊपर रूल करेगा। तो उसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्या लिखा है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार, कि दिस इज द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन विच द पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। जहां पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं। इलेक्ट मतलब चुनते हैं, थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। किसके थ्रू? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू, जस्ट लाइक इन इंडिया, जैसे कि भारत में होता है। गवर्नमेंट इज ऑलवेज अकाउंटेबल टू द पीपल। गवर्नमेंट जो बनाई जाती है ऐसी जगह पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में, वो गवर्नमेंट हमेशा लोगों के लिए अकाउंटेबल होती है, यानी हमेशा उसकी जवाबदेही होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लोगों को आंसर करेगी, वो सरकार लोगों को जवाब देगी। इन इंडिया वी हैव जनरल इलेक्शंस। हमारे यहाँ पे जैसे जनरल इलेक्शन होते हैं हर 5 साल बाद, यूएसए में ऐसे इलेक्शन 4 साल बाद होते हैं। इसको भी याद रखना कि इंडिया में जनरल इलेक्शन जो है हर 5 साल बाद होते हैं, एवरी 5 ईयर्स। वहीं यूएसए में जो जनरल इलेक्शन होते हैं वो हर 4 साल बाद होते हैं। यूएसए में 2016 में इलेक्शन हुए, 2020 में हुए, 2024 में हुए, तो अगले इलेक्शन होंगे 2028 में। हमारे यहाँ पे लास्ट इलेक्शन हुए 2024 में, उससे पहले हुए 2019 में, उससे पहले हुए 2014 में, तो अभी 2024 में हुए, तो अब कब होंगे? 2029 में होंगे, ठीक है। इफेक्टिव यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज इन द यूके। यूके की बात करें तो यूके में जो यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज है, यानी यूएएफ, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, उसी को बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। एक ही बात है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज या यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज जो है वो एक ही बात होती है कि हर एक अडल्ट के पास वोट देने का राइट है। यूके में ये राइट मिला था सभी को 1928 में, जैसे इंडिया में हमने अभी बताया था 1950 में मिला था इंडिया में सबको वोट देने का राइट। स्विट्जरलैंड में महिलाओं को वोट देने का राइट मिला था 1971 में। यूके में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मिला सभी को 1928 में, और यूएसए में सभी को वोट देने का राइट मिला 1965 में। यानी यूएसए में भी हमारे बाद मिला सभी को वोट देने का राइट, क्योंकि यूएसए में पहले 1965 से पहले जो केवल व्हाइट पीपल हुआ करते थे वो ही वोट देते थे, ब्लैक लोगों को वोट देने का राइट नहीं था। यूएसए में सिविल राइट्स मूवमेंट हुए ब्लैक लोगों के लिए कि उनको भी राइट्स मिलने चाहिए, और 1964 में वहां पे एक कानून बना जिसको सिविल राइट्स एक्ट कहा जाता है। यूएसए में कानून बना सिविल राइट्स एक्ट, सिविल राइट्स एक्ट 1964 में, जिसके बाद यूएसए में सभी को वोट देने का राइट मिला, चाहे वो ब्लैक हो चाहे वो व्हाइट हो, 1965 में, ठीक है। जैसे यहां पे कुछ आपके सामने ईयर्स दिए हुए हैं और कंट्री दिए हुए हैं कि किस साल कहां पे डेमोक्रेसी आई। जैसे यूएसए में डेमोक्रेसी आई थी 1787 में, ठीक है। वहां हम बात करें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की, यहां हम बात करें डेमोक्रेसी की। तो यूएसए में डेमोक्रेसी कब आई? 1787। स्विट्जरलैंड में कब आई? 1848। इंडिया में कब आई? 1947।
जर्मनी में कब आई? 1949, कीनिया में 1964, नेपाल में 2008। नेपाल वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेपाल में अभी क्या चल रहे हैं, नेपाल में अभी होते थोड़ी देर पहले, कुछ दिनों पहले राइट्स, नेपाल में अभी दंगे हुए, नेपाल में अभी आंदोलन चल रहे थे बहुत खतरनाक, ठीक है, अभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हुए हैं, तो नेपाल वाला इंपॉर्टेंट है। नेपाल में डेमोक्रेसी कब आई थी? 2008 में, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं, देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के भी दो टाइप्स होते हैं। अभी तो हमने ये पढ़ा कि डेमोक्रेसी के दो टाइप्स होते हैं, एक डायरेक्ट और एक रिप्रेजेंटेटिव। अब हम बात कर रहे हैं कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के भी दो टाइप हैं। कौन कौन से? एक होती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और एक होती है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। अगर आप बहुत ही आसान भाषा में समझना चाहो कि दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, तो दोनों में मेन डिफरेंस है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में मेन पावर होती है पार्लियामेंट के पास, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के पास। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में जो मेन पावर होती है वो होती है प्रेसिडेंट के पास। मेन डिफरेंस ये है, मुख्य अंतर ये है, बाकी पढ़ते हैं चीजों को। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में द मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव आर आल्सो पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, यानी जो लोग एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं, जैसे हमारे देश में एग्जीक्यूटिव का पार्ट है पीएम, प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री जो है वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, लेकिन साथ ही साथ वो लेजिस्लेचर का भी पार्ट है, वो एमपी भी है, वो लेजिस्लेचर का भी पार्ट है और एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर होते हैं वो लेजिस्लेटिव के भी मेंबर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना एक तो इसको। दूसरा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि सारे के सारे मंत्री वो अकाउंटेबल होते हैं लेजिस्लेचर के लिए, वो यानी किसको जवाब देते हैं? लेजिस्लेचर को जवाब देते हैं। सारे मंत्री यानी सारे के सारे मंत्री क्या है? एग्जीक्यूटिव है। सारे मंत्री क्या है? एग्जीक्यूटिव है। वो किसके लिए अकाउंटेबल है? वो लेजिस्लेचर के लिए अकाउंटेबल है। और हम लोग पीपल इलेक्ट द लेजिस्लेचर, हम लेजिस्लेचर को इलेक्ट करते हैं, यानी हम अपने जो सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, इनको इलेक्ट करते हैं, ना कि एग्जीक्यूटिव को इलेक्ट करते हैं। हम प्रधानमंत्री को इलेक्शन नहीं करते, हम प्रधानमंत्री के लिए वोट नहीं करते जाकर के, हम वोट देते हैं सांसद के लिए। अब जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलती है वो पार्टी सरकार बनाती है, उस पार्टी का लीडर प्रधानमंत्री बन जाते हैं, ठीक है। तो हमारा मकसद या हमारा जो मोटिव है वोट डालने का वो ये नहीं होता कि हम प्रधानमंत्री किसको बनाने वाले हैं। प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये तो पार्टी डिसाइड करती है, जो पार्टी मेजोरिटी में आती है लोकसभा में। तो हम किसको चुनते हैं? हम चुनते हैं केवल लेजिस्लेचर को, ना कि एग्जीक्यूटिव को। तो एग्जांपल क्या है इसका पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का? इंडिया है, यूके है, एटसेट्रा। यूके भी इसी का एग्जांपल है क्योंकि हमने यूके से ही लिया है पार्लियामेंट्री सिस्टम का सिस्टम जो है। दूसरा है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। इसमें क्या होता है? तो इसमें एग्जीक्यूटिव वर्क्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द लेजिस्लेचर। इसमें एग्जीक्यूटिव जो है अलग काम करता है, लेजिस्लेचर अलग काम करता है। जैसे यहाँ पे दोनों एक ही होते हैं, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर एक ही है, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग है। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्ट लोगों के द्वारा चुना जाता है। जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप है यूएसए प्रेसिडेंट, वो डायरेक्ट लोगों से चुना गया है। द प्रेसिडेंट डज नॉट नीड टू हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर फॉर हिज और हर पोजीशन। जो प्रेसिडेंट होगा उसके पास लेजिस्लेचर में मेजोरिटी है या नहीं है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हमारे यहां पर अगर प्राइम मिनिस्टर के पास या प्राइम मिनिस्टर की पार्टी के पास लेजिस्लेचर में मेजोरिटी नहीं है तो उनकी सरकार अभी के अभी गिर सकती है। लेकिन प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के पास लेजिस्लेचर में अगर मेजोरिटी नहीं है तो भी वो प्रेसिडेंट रहेंगे। तो बिल्कुल अलग होती हैं चीजें, सेपरेट होती हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में चीजें बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ कंबाइन होती हैं, वहीं प्रेसिडेंशियल में चीजें जो हैं बिल्कुल सेपरेट होती हैं। क्लियर है? तो इसको याद रखना कि यहाँ प्रेसिडेंशियल कहां पर है, इसका एग्जांपल भी याद कर लेना। जैसे उसका एग्जांपल हमने भी देखा इंडिया, इसका है यूएसए, इसका एग्जांपल है यूएसए, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बाद बात करते हैं व्हाट डू दीज टर्म्स मीन। अब कुछ टर्म्स हैं उनका मतलब देखते हैं, इनका मतलब होता क्या है। जैसे एग्जीक्यूटिव क्या होती है, तो एग्जीक्यूटिव, अब ये बहुत ही मतलब बेसिक सी चीजें हैं जो हमने अभी तक कई बार डिस्कस कर ली है,
तो इसमें आपको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, आपको आराम समझ में आएगा। एग्जीक्यूटिव क्या है? तो एग्जीक्यूटिव होती है जो कानून को इंप्लीमेंट करती है, तो इंप्लीमेंट द लॉ, जो कानून लागू करती है। लेजिस्लेचर क्या होती है? जो कानून बनाती है। जैसे इंडिया में इट इज कॉल्ड पार्लियामेंट, हमारे यहाँ पे कानून कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाता है। यूएसए में इसको कहते हैं कांग्रेस, जैसे हमारे यहाँ तो कांग्रेस पार्टी का नाम है, लेकिन यूएसए में पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है। अपर हाउस लोअर हाउस क्या होता है? तो पार्लियामेंट में कई जगह पर 2 हाउस होते हैं, ठीक है। जो लोअर हाउस होता है उसमें जो लोगों को इलेक्ट किया जाता है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, डायरेक्ट वोटिंग से इलेक्टेड होते हैं लोअर हाउस में। अपर हाउस में या तो इलेक्शन होता है या नॉमिनेशन से आते हैं, यानी आप किसी का नाम अगर सिफारिश भी लगा देते हो तो वो भी जो है अपर हाउस में जा सकते हैं। तो दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन होता है? तो दोनों में से लोअर हाउस ज्यादा पावरफुल होता है। जैसे हमारे देश में लोकसभा लोअर हाउस है और राज्यसभा अपर हाउस है। ज्यादा पावरफुल कौन है? लोकसभा ज्यादा पावरफुल है। सेपरेशन ऑफ पावर का क्या मतलब होता है? कि सबके पास अपनी अपनी अलग अलग पावर है, कोई एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाता। इट मीन्स दैट द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इन सभी के पास अपनी अपनी पावर होती है, वर्क इंडिपेंडेंटली एंड डू नॉट इंटरफेयर इन ईच अदर्स फंक्शंस, एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाते हैं, ठीक है। तो ये इन टर्म्स का मतलब है। आगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, अलग अलग जगह पे कैसी कैसी गवर्नमेंट पाई जाती है उसकी एक टेबल है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में एग्जीक्यूटिव क्या होती है? तो प्राइम मिनिस्टर और सारे के सारे मंत्री जो हैं ये एग्जीक्यूटिव होता है। लेजिस्लेचर हमारे यहाँ क्या है? तो लोअर हाउस लोकसभा है, मोर पावरफुल होती है अपर हाउस राज्यसभा से। जुडिशरी हमारे यहाँ कैसी है? तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ठीक है, यानी सेपरेशन ऑफ पावर है। यूएसए में एग्जीक्यूटिव क्या होता है? प्रेसिडेंट। यूएसए में लेजिस्लेचर क्या होता है? यूएसए की लेजिस्लेचर में बराबर पावर होती है, लोअर हाउस और अपर हाउस के पास बराबर पावर होती है। अपर हाउस को बोलते हैं सेनेट और लोअर हाउस को कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। यूएसए की जुडिशरी भी सेम इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से। साउथ कोरिया में एग्जीक्यूटिव होता है प्रेसिडेंट और साउथ कोरिया में लेजिस्लेचर में सिंगल हाउस होता है, जिसको नेशनल असेंबली कहा जाता है। बाकी वो सेम है, जुडिशरी सेम है। ऑस्ट्रेलिया में एग्जीक्यूटिव होता है प्राइम मिनिस्टर और उसके सारे के सारे मंत्री, जैसे कि भारत में है, और वहीं इक्वल पावर होती है अपर हाउस और लोअर हाउस में। अपर हाउस इनके यहाँ भी सेनेट कहते हैं और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। तो ये चीज यूएसए के साथ मिलती जुलती है, बाकी जुडिशरी सेम है, ठीक है। आगे अब बात करते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री की। तो हमारे हिस्ट्री में कहाँ आपको ये डेमोक्रेसी या ऐसी इस तरह की चीजें आपको हिस्ट्री में कहाँ मिलेंगी देखने को? तो अर्ली रिपब्लिक्स हमारे यहाँ पे जब महाजनपद वाला काल था, यानी 16 महाजनपद थे जब हमारे यहाँ पे 16 महाजनपद, उन 16 महाजनपद में से कुछ महाजनपद ऐसे थे जहां पर किसी ना किसी तरह की डेमोक्रेसी जो है आपको थोड़ी बहुत पाई जाती थी। तो वो भी थोड़ा सा आपको आइडिया रखना है कि भाई इंडिया में ऐसा नहीं कि डेमोक्रेसी अभी आई है अंग्रेजों से आजाद होने के बाद, नहीं, हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी बहुत पहले से है, महाजनपद काल के समय से है। तो कहां कहां थी उसको थोड़ा सा आप आइडिया रखना। अ रिपब्लिक इज ए फॉर्म, अब रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड एंड इज नॉट अ हेरिडेटरी मोनार्क। यानी रिपब्लिक जो है उसको कहा जाता है, ऐसी सरकार को रिपब्लिक कहा जाता है जहां पे हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होता है, यानी कि जहां का हेड इलेक्टेड हो, ना कि हेरिडेटरी मोनार्क हो, ना कि कोई ऐसा राजा हो। जहां का हेड इलेक्टेड हो, ना कि कोई राजा या रानी हो। जैसे इंडिया में जो इंडिया का हेड है वो प्रेसिडेंट है, ठीक है, जो इंडिया का हेड माना जाता है प्रेसिडेंट को माना जाता है। तो प्रेसिडेंट इलेक्टेड होते हैं, वो ऐसा तो है नहीं कि एक ही फैमिली से बनते आ रहे हैं प्रेसिडेंट, ऐसा तो होता नहीं है। तो हमारा देश क्या है? रिपब्लिक है। वहीं यूके में जो हेड है वो वहां का क्राउन है, यानी या तो राजा या रानी, तो वो रिपब्लिक नहीं होता। तो रिपब्लिक का मतलब होता है ये कि जहां का हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड हो, ना कि हेरिडेटरी मोनार्क हो। तो एग्जांपल दिया है, जैसे इन द महाजनपद पीरियड, महाजनपद जो काल था उसमें लिच्छवी क्लैन प्रैक्टिस रिपब्लिक सिस्टम। जो लिच्छवी क्लैन थी वो रिपब्लिक सिस्टम जो है उसको प्रैक्टिस करती थी, उनके यहाँ पे रिपब्लिक सिस्टम था। कौन से महाजनपद में? तो वज्जी महाजनपद में, इसका नाम याद कर लेना, वज्जी महाजनपद। वज्जी महाजनपद में रिपब्लिक सिस्टम था, वहां पे कौन सी क्लैन रहती थी? लिच्छवी क्लैन वहां पे रहा करती थी। और एग्जाम्पल भी है, जैसे अ रिमार्केबल एग्जाम्पल फ्रॉम द चोला पीरियड
इज सीन इन द उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शंस। उत्तर मेरूर में जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं चोला पीरियड के, वहां पे भी एक एग्जांपल हमको देखने को मिलता है 10th सेंचुरी में तमिलनाडु में, विच प्रोवाइड अस विद डिटेल्स अबाउट द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स टू द विलेज सभा, कि कैसे विलेज की जो सभा होती थी उसके मेंबर्स इलेक्ट किए जाते थे उस समय पर 10th सेंचुरी सी में, कैसे जो विलेज की जो सभा होती थी उसके मेंबर्स भी इलेक्ट किए जाते थे, चुने जाते थे। तो हमारे यहाँ तब से डेमोक्रेसी है। विलेज की सभा मतलब जो गांव की लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है। अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड की, तो पूरे वर्ल्ड में 5th और 4th सेंचुरी में बीसीई में, यानी कि 5वीं और 4थी सेंचुरी बीसीई में रोम और ग्रीस में रिपब्लिक्स थे, यहां भी रिपब्लिक्स थे। इन सम रीजन्स ऑफ ग्रीस फ्री मैन कुड वोट। ग्रीस के कुछ इलाकों में जो फ्री मैन थे, यानी जो स्लेव नहीं थे, फ्री मैन थे, वो वोट दे सकते थे, लेकिन महिलाएं, वर्कर्स और स्लेव्स ये वोट नहीं दे सकते थे। तो वहां पे वोट का सिस्टम ऐसा था कि जो आजाद मैन है, आजाद मेल हैं, वो वोट दे सकते हैं, लेकिन बाकी लोग वोट नहीं दे सकते। महिलाएं वोट नहीं दे सकती, वर्कर्स वोट नहीं दे सकते, स्लेव्स वोट नहीं दे सकते। स्लेव मतलब दास, वो वोट नहीं दे सकते। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ अलग अलग टाइप की सरकारों के बारे में। तो जो कि चैप्टर का नाम था टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। तो अलग अलग कुछ तरह की सरकारें होती हैं, टाइप्स होती हैं गवर्नमेंट की, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोनार्की। मोनार्की क्या होती है? तो इन एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मोनार्की मतलब जहां पे राजा का शासन होता है उसको मोनार्की कहते हैं, सिंपल। जैसे इन एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया किंग्स बिगेन टू गेन इमेंस पावर yet they relied on a council of ministers and a network of officials to help them govern the empire। यानी हमारे एंशिएंट इंडिया में भी जो राजा होते थे उनके पास बहुत पावर हुआ करती थी, तो वहां पे राजा का शासन हुआ करता था। आगे चलते हैं। सबजुगेट का मतलब होता है टू टेक कंट्रोल ऑफ पीपल और ए प्लेस बाय यूजिंग फोर्स एंड मेक द पीपल ओबे। सबजुगेट मतलब होता है लोगों के ऊपर कंट्रोल करना और उनसे अपना कानून का पालन करवाना, इसको बोलते हैं सबजुगेट। राजधर्म क्या होता है? राजधर्म मतलब होता है रूलिंग अकॉर्डिंग टू धर्म, कि आपको धर्म के हिसाब से रूल करना चाहिए। तो राजा को धर्म के हिसाब से रूल करना चाहिए, लोगों के वेलफेयर के लिए रूल करना चाहिए। इन द शांति पर्व ऑफ द महाभारत, when Bhishma, the wise elder of the Kuru dynasty, lies on a bed of arrow waiting his death, he teaches Yudhishthir, the eldest Pandav। इसका क्या मतलब है कि जब महाभारत चल रही थी तो महाभारत के शांति पर्व में जब भीष्म पितामह के जब तीर लगे हुए थे और तीर लगने के बाद जब उन्होंने युधिष्ठिर को समझाया था, यानी वो मरने वाले थे और उस समय पे उन्होंने जब युधिष्ठिर को ज्ञान दिया था। युधिष्ठिर कौन थे? तो वो एल्डेस्ट पांडव थे, पांडव के जो सबसे बड़े भाई थे, कि आपको कैसे एक अच्छा गवर्नेंस करना है, आपको कैसे न्याय करना है, एंड द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ राजा, कि राजा की एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होनी चाहिए। उसके अलावा और कहां पे एग्जाम्पल मिलते हैं? तो ए स्टोरी ऑफ किंग चंद्रपीड़ा एंड ए कॉबलर इन द बुक राज तरंगिनी। राज तरंगिनी एक किताब है जो किसने लिखी है? कश्मीर के राजाओं के बारे में कलहन ने लिखी है। तो उसमें एक कहानी है चंद्रपीड़ा और एक कॉबलर की, तो वहां पे आपको मोनार्की के बारे में एग्जाम्पल मिलता है। A monarchy is the type of government that is ruled by a monarch। मोनार्की सिंपली क्या होती है कि एक ऐसी सरकार होती है जिसको एक मोनार्क रूल करता है, यानी एक राजा रूल करता है। तो जहां राजा का शासन होता है उसको मोनार्की कहा जाता है। मोनार्कीज आर यूजुअली हेरिडेटरी। मोनार्कीज नॉर्मली क्या होती हैं? हेरिडेटरी होती हैं। हेरिडेटरी मतलब होता है जहां एक ही परिवार से ही शासन चलता है, यानी कि एक परिवार का पहले एक राजा है, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, तो उसको हेरिडेटरी कहा जाता है। अगर हम आज के टाइम में बात करें तो टुडे वी हैव टू टाइप्स ऑफ मोनार्की। आज के समय पर दो टाइप की मोनार्की होती है। कौन कौन सी? पहली है एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की क्या होती है? कि जहां पे पूरी तरह से मोनार्की हो, जहां कोई कानून नहीं, कुछ नहीं, केवल मोनार्की हो, तो उसका मतलब होता है एब्सोल्यूट मोनार्की। In an absolute monarchy, the monarch has complete control in the making of law। यानी एब्सोल्यूट मोनार्की में मोनार्क के पास ही सारा का सारा कंट्रोल होता है, कानून बनाने का, लागू करने का सारा कंट्रोल किसके पास होता है? मोनार्क के पास। Ensuring that they are followed and adjudicating when they are not। जैसे एग्जांपल के लिए सऊदी अरब जो है वो एकदम एब्सोल्यूट मोनार्की है। सऊदी अरब जो है वो एक क्या है? एक एब्सोल्यूट मोनार्की है जो पूरी तरह से मोनार्की है। एडजुडिकेटिंग क्या होता है?
जजिंग ए केस व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूट। एडजुडिकेटिंग मतलब होता है किसी केस को जज करना, अगर कोई मुद्दा है तो उसको जज करना क्या कहलाता है? एडजुडिकेटिंग। तो ये होती है एब्सोल्यूट मोनार्की, जहां पे राजा के पास कंट्रोल, पूरा का पूरा कंट्रोल हो, तो वो एब्सोल्यूट मोनार्की है। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी जहां पे मोनार्की भी है और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन भी है, जैसे कि यूके, यूनाइटेड किंगडम, जहां कॉन्स्टिट्यूशन भी हो और साथ में मोनार्की भी हो, तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। द हेड ऑफ द स्टेट इज द किंग और क्वीन, यानी कि हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा? किंग या फिर क्वीन। बट ही और शी हैज ओनली नॉमिनल पावर, लेकिन उसके पास केवल एक नॉमिनल पावर होती है, नाम की पावर होती है। एंड द रियल पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज एक्सरसाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। और जो रियल पावर होती है वो किसके पास होती है? प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। ब्रिटेन हैज ए किंग, ब्रिटेन के पास जैसे कि राजा है, बट देयर इज ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, लेकिन फिर भी वहां पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इसीलिए इसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है, तो दो तरह की मोनार्की है, एब्सोल्यूट मोनार्की और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अगला एक टाइप है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी हमने पहले डिस्कस कर लिया। थियोक्रेसी क्या होती है? जहां पे रिलीजन के हिसाब से रूल किया जाता है, उसको थियोक्रेसी कहा जाता है। पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। A theocracy is a form of government where the country is ruled by the rules of religion and religious leaders. जैसे एग्जांपल के लिए ईरान है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, both a theocratic and a democratic governments, जहां पे थियोक्रेटिक गवर्नमेंट भी है और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी है। दूसरा है अदर थियोक्रेसीज आर, जैसे कि बाकी के एग्जांपल हैं अफगानिस्तान और वेटिकन सिटी, जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिए थे, अफगानिस्तान और वेटिकन सिटी। नेक्स्ट है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप मतलब होता है तानाशाही। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है तानाशाही, यानी जहां पे एक व्यक्ति अपने हिसाब से सारी चीजें चलाए तो उसको डिक्टेटरशिप या तानाशाही कहा जाता है। जैसे एग्जांपल इसके आपको पता होंगे कि जो हिटलर था वो एक बहुत बड़ा डिक्टेटर था, मुसोलिनी जो है वो एक बहुत बड़ा डिक्टेटर था। ठीक है, तो क्या क्या लिखा है इसमें? अ डिक्टेटरशिप इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच वन पर्सन और ए स्मॉल ग्रुप पॉजेस एब्सोल्यूट पावर। यानी डिक्टेटरशिप वो होती है जहां पे एक व्यक्ति या फिर एक छोटा सा ग्रुप, उसके पास सारी पावर होती है। दे डू नॉट हैव एनी लिमिट्स इम्पोज्ड ऑन देम, उनके ऊपर कोई लिमिट नहीं होती है, ना कोई कानून होता है, ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जैसे एग्जांपल के लिए एडोल्फ हिटलर, उसको चांसलर बनाया गया था पहले जर्मनी का 1933 में, लेकिन उसके बाद वो क्या बन गया? डिक्टेटर बन गया। उसने 6 मिलियन ज्यूज को मारा, यानी 60 लाख यहूदियों को मारा, जिसको हॉलोकॉस्ट कहा जाता है, एज वेल एज हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रोमा एंड अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल, और हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स रोमा लोगों को मारा। रोमा मतलब रोमानिया के लोगों को। He was the cause for World War II in the years 1939-1945, और उसी की वजह से वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है वो 1939 और 45 के बीच में हुआ। द रोमा और रोमानी पीपल वर ओरिजिनली नोमैड्स। अब ये रोमा रोमानी कौन है? तो रोमानी जो लोग हैं वो ओरिजिनली नोमैड्स थे, यानी घुमंतु थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। और बहुत लोग ये मानते हैं कि उनका जो ओरिजिन है वो इंडिया से था, कि वो इंडिया में ओरिजिनली पैदा हुए थे और उसके बाद वो घूमते घामते कहां तक चले गए? तो वो यूरोप तक चले गए और उनको फिर वहां जर्मनी में मारा गया। ऐसे ही एक और डिक्टेटर है, मिलिट्री डिक्टेटर हैं, जिनका नाम है इदी अमीन। इदी अमीन वाज ए मिलिट्री डिक्टेटर इन युगांडा। युगांडा के मिलिट्री डिक्टेटर थे। इनके आपको फोटोज वगैरह एनसीईआरटी मिल जाएंगे। कैरिकेचर होता है किसी का फनी सा एक फोटो बना देना, एक फनी सा एक स्केच बना देना, उसको कैरिकेचर कहा जाता है। ठीक है, अ ड्राइंग दैट मेक्स समवन लुक फनी और फुलिश बिकॉज सम पार्ट ऑफ द पर्सनस अपीयरेंस इज एग्जैजरेटेड। किसी की नाक लंबी कर दी, किसी का पेट बड़ा कर दिया, तो उसको कहा जाता है कैरिकेचर। इसके बाद नेक्स्ट है ओलिगार्की, और ये लास्ट है। ओलिगार्की क्या होती है? द वर्ड ओलिगार्की इज ऑफ ग्रीक ओरिजिन, यानी ओलिगार्की जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा से आया है। वेयर ओलिगोस मीन्स अ फ्यू, जहां ओलिगोस का मतलब होता है बहुत कम, अ फ्यू, एंड आर्को का मतलब होता है रूल और कमांड। तो अगर दोनों को आप जोड़ दोगे तो इसका मतलब हो जाएगा ओलिगार्की का, कि जहां पे कुछ लोगों के द्वारा रूल किया जाता है, उसको ओलिगार्की कहा जाता है। तो इट इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट वेयर ए स्मॉल पावरफुल ग्रुप मेक्स ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजंस। ओलिगार्की वो गवर्नमेंट होती है जहां पे एक छोटा सा पावरफुल ग्रुप जो है वो ही सारे डिसीजन लेता है। यूजुअली दे आर वेल्दी फैमिलीज और इन्फ्लुएंशियल पीपल। ज्यादातर वो एक वेल्दी फैमिलीज होती हैं या इन्फ्लुएंशियल पीपल होते हैं, बहुत बड़े लोग होते हैं। इन सम अदर प्लेसेस इन एंशिएंट ग्रीस एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज रूल्ड एज ओलिगार्कीज। ग्रीस में कहीं ना कहीं, पुराने ग्रीस में जो ओलिगार्कीज थी वो वहां पे एग्जिस्ट करती थी, कुछ फैमिलीज थी जो रूल किया करती थी।
पॉलिटिकल कमेंटेटर्स कौन होते हैं, लास्ट पॉइंट है, पॉलिटिकल कमेंटेटर कौन होते हैं, जो पॉलिटिक्स पे अपने ओपिनियन देते हैं, पॉलिटिक्स को एनालाइज करते हैं, पॉलिटिकल इवेंट्स को देखते हैं, समझते हैं, उनको पॉलिटिकल कमेंटेटर कहा जाता है। जैसे क्रिकेट में कमेंटेटर होते हैं कि क्या चल रहा है मैच में, तो उस पर कमेंट्री करते हैं, ऐसे ही पॉलिटिक्स में जो कमेंट्री करते हैं उनको पॉलिटिकल कमेंटेटर कहा जाता है। ठीक है, तो इसके साथ ये जो हमारा टॉपिक 7 था ये होता है आज खत्म। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लेंथी टॉपिक था तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया। तो अगला जो टॉपिक है टॉपिक 8, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप पीछे की जो क्लासेस है उनको भी देखिए और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।